हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 स्वेदन कर्म का। इसमें हम एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो हमें टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उसमें हम संधिवात, वातरक्त, पक्षाघात, अर्दित, गृहद्रसी, आमवात में स्वेदन कर्म का क्या उपयोग होता है और किस तरीके से इन रोगों में स्वेदन कर्म किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संधिवात में स्वेदन कर्म कैसे करते हैं। संधिवात में स्वेदन कर्म एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। संधिवात में वात दोष के बढ़ने के कारण संधियों में रुक्षता, जकड़ाहट और शूल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि संधिवात के टाइम पर स्वेदन कर्म एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चिकित्सा मानी जाती है, क्योंकि संधिवात में क्या होता है कि वात दोष जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके कारण संधियों में रुक्षता आ जाती है, क्योंकि वात दोष का जो है वो गुण होता है रुक्षता। ठीक है, तो उस वजह से संधियों में रुक्षता आ जाती है, जकड़ाहट आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और शूल आ जाती है। जहाँ कहीं भी वात का प्रकोप होता है वहाँ पर शूल होना आवश्यक होता है। ठीक है, शूल होता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं संधिवात में उत्पन्न हो जाती है। तो इसका दोष विचार अगर हम करें तो दोष जो होते हैं मुख्यतः वात दोष कभी कभी आम के साथ होती है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः अगर हम दोष देखें तो वात दोष जो है वो प्रकोपित हो जाता है और आम भी हो सकता है। इसमें दुष्ट धातु जो होती है वो अस्थि, संधि और स्नायु होती है। स्थान इसका होता है जानु, कटी, स्कंध, ग्रीवा और आदि संधियाँ। ठीक है, तो जो संधियाँ होती हैं ना, मतलब जॉइंट्स होते हैं, वो इसके स्थान होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेदन का उद्देश्य क्या होता है। स्निग्ध और उष्ण गुण द्वारा प्रकोपित वात दोष को कम करके शूल और स्तब्धता को कम करना। क्या करते हैं कि स्निग्ध और उष्ण गुण के द्वारा प्रकोपित वात दोष को कम किया जाता है। स्वेदन कर्म करके स्निग्ध और उष्ण गुण को बढ़ाया जाता है और जो भी प्रकोपित वात दोष है उसको कम किया जाता है, जिसके कारण जो शूल है, स्तब्धता आ गई है बॉडी में, वो कम हो सके। फिर इसके पूर्व कर्म क्या करते हैं, सबसे पहले अभ्यंग करते हैं रोगी का। स्वेदन से पूर्व वाथर तेलों जैसे महानारायण तेल, धनवंतर तेल, ठीक है, क्षीरबला तेल से अभ्यंग किया जाता है। तो ये जो तीनों तेल दिए हुए हैं ये वाथर तेल होते हैं। ठीक है, तो इससे जो है पेशेंट का सबसे पहले पूर्व कर्म के रूप में स्वेदन करने से पहले पेशेंट का अभ्यंग किया जाता है महानारायण तेल और धनवंतर तेल और क्षीरबला तेल से। ठीक है, क्योंकि ये वाथर तेल होते हैं। फिर रोगी की स्थिति का आंकलन किया जाता है कि फिर उसके बाद रोगी की स्थिति देखी जाती है, जैसे कि स्वेदन के प्रकार और तीव्रता का निर्णय लेने से पहले रोगी बल, आयु, रोग की अवधि, जीर्णता और क्षरण की सीमा पर विचार किया जाता है। तो क्या करते हैं कि स्वेदन के प्रकार और तीव्रता का निर्णय लेने के लिए, मतलब कितनी तीव्र तरीके से हमें स्वेदन करना है, हीन स्वेदन करना है कि उत्तम स्वेदन करना है, तो उस तरीके से हमें जो है रोगी के बल के अनुसार, उसकी आयु, रोग कैसा है, अवधि, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि कब तक हमें स्वेदन करना है। तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं कि रोगी की स्थिति देखते हैं कि और रोग की स्थिति देखते हैं कि कितना ज़्यादा रोगी जो है वो बलवान है और रोग कितना बलवान है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्वेदन की अवधि, मतलब उसका टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं और उसकी तीव्रता। ठीक है, तो कितना ज़्यादा स्वेदन करना है और कितना नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद संधिवात में स्वेदन के प्रकार। अब कौन कौन से ऐसे स्वेदन है, अभी हमने बहुत सारे स्वेदन के प्रकार पढ़े, तो अभी हमें कौन सा स्वेदन करना चाहिए संधिवात में वो देख लेते हैं। रोग अवधि और स्थिति के आधार पर मृदु के मध्यम स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, रोग अवधि देखते हैं, मतलब कितनी पुराना रोग है, अभी हुआ है कि पहले हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, और जो रोगी है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मृदु स्वेद करना है, मध्यम स्वेद करना है कि उत्तम स्वेद करना है। ठीक है, फिर नाड़ी स्वेद करते हैं हम संधिवात में, जैसे स्थानीय संधिवात, स्तब्धता, जकड़न में उपयोगी। अगर जैसे संधिवात हो गया है तो ऑब्वियसली फिर जॉइंट्स में ज़्यादा पेन वगैरह होगा, तो उसमें हम नाड़ी स्वेद करते हैं, क्योंकि नाड़ी स्वेद हमने देखा है कि वाष्प से किया जाता है। तो जहाँ पर भी स्तब्धता आई है वहाँ पर हम जो है वो वाटर वेपर्स ऐसे करके पास आउट करते हैं, तो उससे स्वेदन हो जाता है। ठीक है, फिर पत्रपिंड स्वेद कर सकते हैं हम, जैसे शोथ व जकड़न को कम करना, जो भी इन्फ्लेमेशन आ गया है या स्टिफनेस आ गई है उसको कम करने के लिए हम पत्रपिंड स्वेद करते हैं। फिर उसके बाद बालू का स्वेद भी कर सकते हैं, शोथ के साथ तीव्र शूल की स्थिति में बालू का स्वेद कर सकते हैं। बालू का मतलब जो रेत होती है उससे स्वेदन करते हैं। ठीक है, फिर पिष्टिकशाली पिंड स्वेद, इसमें क्या करते हैं हम, जीर्ण शरण में पोषण के लिए
अगर मतलब क्या हो रहा है कि बहुत टाइम हो गया संधिवात को और जो क्षय हो रहा है बॉडी का, तो उसके पोषण के लिए हम पिष्टी क्षाली पिंड स्वेद का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद वाष्प स्वेद करते हैं, जब एक से अधिक संधियाँ शामिल हो तब सर्व शरीर स्वेदन किया जाता है। अगर एक ही संधि में हो रहा है तो हम नाड़ी स्वेद के थ्रू एकांग में स्वेद भी कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर संधि में, जॉइंट में हम स्वेद कर सकते हैं। अगर एक से अधिक संधियाँ जो है वो शामिल हो गई हैं, अभी बहुत सारे जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि संपूर्ण शरीर मतलब पूरे शरीर का स्वेदन कर सकते हैं वाष्प स्वेद से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थानिक स्वेदन के बारे में। स्नेहयुक्त स्वेदन, जानु बस्ती, जानुधारा, जानु पिच्छू आदि। जैसे कि हमने शिरो अभ्यंग में देखा था, शिरो अभ्यंग होता है, शिरोधारा, शिरो बस्ती और शिरो पिच्छू होता है। तो वैसे ही जो नी जॉइंट में किया जाता है उसको हम कहते हैं जानु बस्ती, जानुधारा, जानु पिच्छू, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर जो है जॉइंट में कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्थानिक स्वेदन। स्नेहन के साथ स्वेदन देने से प्रभाव अधिक होता है। जब पहले हम स्नेहन करवाते हैं फिर स्वेदन करवाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर द्रव्य इसमें हम लेते हैं वाथर और शोथर द्रव्यों का उपयोग करते हैं हम। वाथर मतलब जो वात को कम करते हैं और शोथर मतलब जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अवधि और आवृत्ति मतलब सामान्यतः गंभीरता के आधार पर 7 से 14 दिन तक किया जाता है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली हमें 7 से 14 दिन तक जो है वो स्वेदन करना चाहिए। समय अवधि इसकी होती है 15 से 30 मिनट तक। एक दिन अगर हम कर रहे हैं तो 15 से 30 मिनट तक हमें स्वेदन करना चाहिए पेशेंट का। संधिवात में स्वेदन कर्म का क्या महत्व होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वात का नियमन होता है। वात जो है वो साम्य अवस्था में हो जाती है, जकड़न और अकड़न में कमी देखने को मिलती है, शूल का शमन होता है। स्नेहन के बाद उपयुक्त कर्म करवाने चाहिए, जैसे कि स्वेदन स्नेहन के बाद आवश्यक है, क्योंकि यह स्नेह द्रव्य को सूक्ष्म स्त्रोतक तक पहुँचाने में सहायक होता है। सबसे पहले हम स्नेहन करवाएंगे, फिर उसके बाद स्वेदन करवाना आवश्यक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर रक्त संचार में वृद्धि हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगता है। कहीं पर भी अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी होने लगता है स्वेदन कर्म के बाद, ठीक है। तो ये सारे हो गए संधिगत वात में स्वेदन का महत्व जो भी होता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शास्त्रीय संदर्भ में क्या कहा है। चरक संहिता में लिखा हुआ है, वात व्याधि चिकित्सा में जकड़न, कठोरता और शीतलता के लिए स्वेदन जो है वो उसको निर्देश दिया जाता है। फिर सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, संधि विकारों में अभ्यंग के बाद स्वेदन का उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी संधि मतलब जॉइंट्स में कोई विकार हो गया है तो उसमें अभ्यंग के बाद स्वेदन का हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। फिर संधिवात में स्वेदन निषेध क्यों है, मतलब ऐसी कुछ होंगी कंडीशंस के संधिवात के रोगी हैं लेकिन उनको स्वेदन निषेध है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि लालमा और दाह के साथ तीव्र शोथ पित्त प्रधान अवस्था है तो संधिवात के पेशेंट को हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अगर उसको दाह हो रही है, अगर रेडनेस है उसके बॉडी में, ठीक है, और तीव्र शोथ हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें, अगर पित्त प्रधान रोगी है तो संधिवात के पेशेंट को भी हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अत्यंत दुर्बल रोगी है, ज्वर इससे संक्रमण है किसी को, ठीक है, गर्भवती महिला को भी स्वेदन नहीं कराते। स्थानिक स्वेदन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो स्थानिक स्वेदन का प्रयोग कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर ही हम स्वेदन करा सकते हैं, पूरे शरीर में नहीं, ठीक है। अति उष्ण या पित्त वृद्धि के लक्षणों में स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा उष्ण है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ गया है या पित्त की वृद्धि हो गई है उसकी बॉडी में, ऐसे लोगों को भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए। वात रक्त में स्वेदन कर्म। अब नेक्स्ट डिसीज है हमारी वात रक्त, ठीक है। संधिगत वात हो गई कंप्लीट। फिर वात रक्त में वात दोष और रक्त धातु दोनों दूषित हो जाते हैं। वात रक्त से हम नाम से ही देख सकते हैं कि वात दूषित हो रही है और रक्त दूषित हो रहा है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, होगा शरीर की छोटी छोटी संधियों को प्रभावित करते हैं। इसमें तीव्र वेदना, सूजन, लालिमा, स्पर्श, सहिष्णुता में कमी, छूने पर अधिक शूल, प्रभावित स्थान पर जकड़न आदि लक्षण होते हैं। वात रक्त में स्वेदन का प्रयोग वात शमन और रक्त विकृति भी ना हो इस प्रकार का संतुलन बनाकर करना चाहिए, क्योंकि रक्त में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं जो अत्यधिक स्वेद से बढ़ जाते हैं। वात रक्त में स्वेदन करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम स्वेदन करेंगे तो वात का तो शमन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रक्त विकृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर रक्त दूषित होता है और हम स्वेदन करते हैं तो उस टाइम पर रक्त भी जो है, रक्त में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं जो अत्यधिक स्वेद करने से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वात का शमन करते टाइम जो रक्त है वो और ज़्यादा दूषित ना हो जाए। फिर दोष और दूषण में विचार, जैसे वात, रूख, शीत, खर गुण जिससे शूल और जकड़न होती है। अगर वात बढ़ जाता है बॉडी में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रक्त जो होता है उष्ण, तीक्ष्ण, सरगुण जिससे शोथ, लालिमा और दाह होती है, ठीक है। इसलिए स्वेदन सावधानी से करना चाहिए, मृदु स्थानीय और पित्त रक्त शामक प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके पूर्व कर्म क्या होते हैं। तो स्नेहन मतलब बाह्य स्नेह कराना चाहिए, तिक्त रक्त शामक तेलों से अभ्यंग कराना चाहिए, जैसे मंजिष्ठादि तेल और चंदन वाला तेल, ठीक है, जिससे कि जो है रक्त शामक होता है ना, चंदन वाला मतलब थोड़ा ठंडा रहेगा, शीत रहेगा, तो उससे हमें जो है अभ्यंग करना चाहिए, ठीक है, स्नेहन करना चाहिए, मतलब बाह्य स्नेहन। फिर उसके बाद उपयुक्त स्वेद हम अवस्था अनुसार कैसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे अवगाह स्वेद कर सकते हैं हम, निम्ब मंजिष्ठा त्रिफला सारीवा क्वाथ आदि से। अवगाह मतलब वो टब बाथ, ठीक है। फिर परिषेक स्वेद कर सकते हो उपरोक्त द्रव्यों से। उपनाह स्वेद कर सकते हैं गुडुचि निर्गुंडी एरंड और सेंधव नमक के साथ औषधि तेल घी से बने लेप से। बालू का स्वेद भी कर सकते हैं, ठीक है, शोथ युक्त जोड़ों में। तो ये ऑलरेडी हम सारे स्वेदन के बारे में पढ़ चुके हैं, अलग अलग प्रकार के स्वेद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद द्रव्य देखते हैं। वातरक्त शामक द्रव्य का प्रयोग निम्ब गुडुचि मंजिष्ठा सारेवा त्रिफला पटोल रासना, ठीक है। तो वातरक्त शामक द्रव्य यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इससे हम जो है स्वेदन करवा सकते हैं व्यक्ति का। फिर उसके बाद तेल, चंदन वाला तेल, मंजिष्ठा तेल, कर्पूर आदि तेल। रक्त दुष्टि को ठीक करने के लिए मधुर विभाग के साथ तिक्त कषाय रस वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद वात रक्त में स्वेदन से क्या लाभ होते हैं, संधि शोथ कम करता है, ठीक है, फिर तोध रूजा को कम करता है और संधियों को की गतिशीलता में सुधार करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वात रक्त में स्वेदन निषेध। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको वात रक्त में स्वेदन नहीं कराना चाहिए, जिनको तीव्र दाह लालिमा पित्त रक्त प्रधानता है, ठीक है, ऐसी अवस्था में स्वेदन नहीं कराना चाहिए। दुर्बल व्यक्तियों को भी नहीं कराना चाहिए। फिर उसके बाद शास्त्रीय संदर्भ में लिखा है, चरक संहिता में लिखा हुआ है, वात रक्त में तिक्त कषाय द्रव्य और स्निग्ध मृदु स्वेदन का वर्णन किया हुआ है, ठीक है, और अष्टांग हृदय में वात रक्त में परिषेक और अवगाह स्वेद का वर्णन किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीज है पक्षाघात। पक्षाघात में स्वेदन कर्म कैसे करते हैं। पक्षाघात में शरीर का आधा भाग एक तरफ के अंगों में गतिहीनता और जकड़न व कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। पक्षाघात बताया गया है कि जो पक्षाघात में क्या होता है कि जो आधा भाग होता है ना शरीर का एक तरफ का, वो गतिहीन हो जाता है, मतलब उसको वो जो है मूवमेंट नहीं रहता उसमें, ठीक है, जकड़ाहन हो जाती है, मतलब स्टिफनेस आ जाती है, और कार्य क्षमता मतलब जो व्यक्ति है उस पर्टिकुलर एरिया से काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं होता है, ठीक है। फिर पक्षाघात में स्वेदन जकड़न को दूर करने के लिए परिसंचरण में सुधार करने और मांसपेशियों के कार्य कामता को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। तो पक्षाघात में स्वेदन जो है ये सारी चीज़ों को दूर करता है, मांसपेशियों में मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। दोष और दूष में विचार करते हैं तो दोष इसमें वात मुख्यतः जो वात स्रोतसों में रुकावट या रुक्षता के कारण क्या होता है कि वात का अवरोध हो जाता है, उससे ये रोग होता है। फिर धातु मज्जा मांस स्नायु रस, जिससे गतिहीनता जकड़न और कार्य क्षमता में कमी आती है। सारी जो धातुएं हैं ये दुष्ट हो जाती हैं तो उसकी वजह से कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। पक्षाघात में उपयोगी स्वेदन कैसे करते हैं, जैसे पिंड स्वेद कर सकते हैं, ठीक है, मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जकड़ाहट को कम करने के लिए। फिर नाड़ी स्वेद कर सकते हैं, प्रवाहित अंगों पर स्थानिक स्वेदन करने के लिए हम नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। वाष्प स्वेद कर सकते हैं, मुख्यतः वात वृद्धि वाली जीर्ण अवस्था में। और पत्रपिंड स्वेद जकड़न और शूल में कर सकते हैं। पाष्टिक शाली पिंड स्वेद और काय सेक, ठीक है, तो ये दीर्घकालिक पक्षाघात में इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पूर्व कर्म। अभ्यंग बाह्य स्नेहन कराना चाहिए व्यक्ति को। स्वेदन से पहले बल रोग अवधि जीर्णता और प्रकृति का निर्धारण कर लेना चाहिए, ठीक है, तो व्यक्ति का बल रोग अवधि ये सब चीज़ें डिसाइड करके फिर उसका स्वेदन कराना चाहिए। फिर हम निषिद्ध देख लेते हैं। दुर्बल या क्रश रोगियों में रूक्ष स्वेदन वात बढ़ाता है, ठीक है। नवीन या तीव्र अवस्था में अधिक स्वेद, ठीक है, अगर नवीन अवस्था है तो उसमें अधिक स्वेदन करना चाहिए। उपयोग द्रव्य वात शामक बल स्निग्ध गुण वाली औषधियाँ लेनी चाहिए। अवधि और आवर्ती जो है सामान्यतः जीर्णता के आधार पर 7 से 21 दिनों तक के लिए स्वेदन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम अवधि देख लेते हैं। समय 15 से 30 मिनट प्रतिदिन स्वेदन की विधि करनी चाहिए। पक्षाघात में स्वेदन से क्या लाभ होता है, परिसंचरण गतिशीलता और मांसपेशियों में तनाव में सुधार आता है। जकड़ाहट शून्यता और शूल में जो है वो कम होता है। क्षय हो जाता है, मतलब जो एट्रोफी है उसको रोकता है ये, मतलब जो भी कंटिन्यूसली क्षय हो रही है बॉडी में, धातु क्षय हो रहा है, उसको ये रोकता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पक्षाघात में स्वेदन कर्म का महत्व क्या होता है। पक्षाघात में वात प्रमुख दोष होता है। स्वेदन से वात का शमन होता है और संचरण सामान्य होता है, ठीक है। फिर स्वेदन से ऊष्मा के मध्यम नाड़ियों की कार्य क्षमता की जो वृद्धि हो जाती है, मांसपेशियों की जकड़ाहट कठोरता ये सारी चीज़ों में कमी आती है। वे स्वेदन से प्रभावित जो अंग होते हैं वो रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है उसमें, और फिर जो भी अंग है उनको उचित पोषण मिलता है। स्नेहन के बाद स्वेदन करने से औषधियों तेलों का अवशोषण अधिक होता है। प्रवाहित भाग में धीरे धीरे गतिशीलता बढ़ती है, ठीक है, जो मूवमेंट रुक गया है वो मूवमेंट होने लगता है धीरे धीरे स्वेदन कर्म के बाद।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अर्दित में स्वेदन कर्म किस तरीके से किया जाता है। अर्दित को हम बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। इसमें स्वेदन कर्म एक महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है। अर्दित में मुख की मांसपेशियों में एक तरफा अचानक दुर्बलता उत्पन्न होती है, जो सामान्यतः सिर और मुख में वात प्रकृति के कारण होती है। अर्दित में क्या होता है कि मांसपेशियों में जो फेस जो होता है, मुख जो होता है, उसकी एक तरफ की मांसपेशियों में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, जो सामान्यतः सिर और मुख में वात विकृति के कारण होती है। जब सिर और मुख में वात की विकृति हो जाती है, उसके कारण अर्दित होता है। स्वेदन प्रकोपित हुए वात को शांत करने, जकड़न को दूर करने और तंत्रिका पेशीजन्य न्यूरोमस्कुलर कार्य को पुनः सुचारू रूप से करने के लिए किया जाता है। तो जो स्वेदन होता है, वो जब वात प्रकोपित हो जाती है, उसको शांत करने के लिए, ये जकड़ाहट को दूर करने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए जो है स्वेदन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। फिर दोष और दूष्य में विचार करें तो दोष जो होते हैं, इसमें प्रधान दोष जो होता है वात होता है, ठीक है, और जो दूष्य होता है वो स्नायु, त्वचा, रक्त और मांस होती है, ठीक है। इसका स्थान देखें तो हम मुख, गंड मतलब गाल, नेत्र, नासिका और जीवा होती है, ठीक है। इसके स्रोतस इसमें शामिल होते हैं मनोवह स्रोतस, रसवह स्रोतस और मांसवह स्रोतस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पूर्व कर्म। अगर किसी को अर्दित रोग हो गया है, तो अगर हम उसका स्वेदन करा रहे हैं, तो उसमें हम कौन से पूर्व कर्म करेंगे। स्वेदन से पहले आवश्यक वातहर तेलों से व्यक्ति का अभ्यंग करेंगे। फिर अर्दित में स्वेदन किस तरीके से करते हैं, जैसे नाड़ी स्वेद क्षीरधूम करवाते, मुख के लिए प्रभावी, पिंड स्वेद पनस कराते, स्तब्धता जकड़न को कम करने के लिए, लेप नवीन अवस्था में उपयोगी, मांस पिंड स्वेद मांसपेशियों की दृढ़ता और वात का शमन करने के लिए, कुकुटाट पिंड स्वेद जो होता है जीर्ण अर्दित में मांसपेशियों के पोषण के लिए, और शिरोवस्ती वात शमन बल्ले के लिए, ठीक है। तो इनके लिए हम शिरोवस्ती कराते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सावधानी और निषेध, मतलब अर्दित के रोगी को हमें कौन सा स्वेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुख पर रूक्ष और तीक्ष्ण स्वेदन नहीं करना चाहिए, मुख पर तीव्र वाष्प स्वेद नहीं करना चाहिए, मतलब प्रेशर से जो वाटर वेपर्स निकलती है, जैसे नाड़ी स्वेदन में हमने देखा था, तो तीव्र वाष्प स्वेद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्षणों को ये करने से लक्षण जो है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अर्दित के लिए स्वेदन में उपयोग द्रव्य कौन से होते हैं, वातशामक औषधि का उपयोग किया जाता है। इसकी अवधि होती है सामान्यतः 7 से 14 दिनों के लिए, प्रतिदिन या एकांतर दिनों पर जीर्णता के आधार पर प्रत्येक 15 से 30 मिनट तक इसको किया जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः 7 से 14 दिनों तक किया जाता है और 15 से 30 मिनट तक इसका जो है टाइम होता है। फिर उसके बाद लाभ से क्या होता है, मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता और गति में सुधार, ठीक है। फिर स्तंभ और शोष को दूर करता है, मतलब जो चीज़ें रुक गई हैं, स्तंभन हो गया है कुछ चीज़ों का, और जो शोष मतलब क्षय हो रहा है बॉडी में, तो इन सब का क्या होगा कि ये उसको दूर करेगा, ठीक है। परिसंचरण तंत्रिका की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, मतलब नर्वस सिस्टम जो नर्व इम्पल्सेस हैं उसको अच्छा करता है, ठीक है। मुख व नेत्र की गति में सुधार, मुखमंडल की पेशी और तंत्रिकाओं, फेशियल मसल्स और नर्व की गति को सुधारता है। फिर नस्य बस्ती और शिरोधारा बस्ती जैसी आगामी पंचकर्म के लिए शरीर को तैयार करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके लिए निषेध देखते हैं। तीव्र अवस्था में दाह या ज्वर के साथ जो है स्वेदन नहीं कराते, यदि पित्त के लक्षण है तो उसमें भी स्वेदन नहीं कराते। नेत्र या कर्ण के आसपास अधिक स्वेद से बचें, मतलब नेत्र में और कान के आसपास ज्यादा स्वेदन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेद होता है तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर शास्त्रीय संदर्भ में कहा है, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 28 अर्दित स्नेहन और स्नेहपान वात व्याधि चिकित्सा के बारे में बताया गया। अष्टांग हृदय में अर्दित उपचार में स्नेहन, स्वेदन और नस्य बताया गया है। सुश्रुत संहिता में अर्दित जैसे वात विकारों के लिए नाड़ी स्वेद और प्रस्तर स्वेद बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गृहदृषि में स्वेदन कर्म किस तरीके से किया जाता है। गृहदृषि एक प्रमुख वात व्याधि होती है, ये भी जो है वातज व्याधि होती है, जिसमें कटी के निचले भाग में शूल होता है, ठीक है। जो कटी प्रदेश, कटी मतलब जो कमर का रीजन होता है, ठीक है, उसके नीचे भाग में जो है वो शूल होता है। फिर मध्यम से पैर के नीचे तक जाता है और यहाँ कटी से स्टार्ट होता हुआ पैर के पंजे तक ये जाता है। गृहदृषि में स्वेदन का उद्देश्य वात को शांत करने में, मतलब गृहदृषि के जो रोगी होते हैं उनको स्वेदन इसलिए कराना चाहिए, उससे वात का शमन होता है, शूल को कम करता है, स्तब्धता को दूर करता है, स्नायु और संधि का कार्य करता है, मतलब स्नायु और संधि में जो भी स्तब्धता हो गई है वहां पर जो स्तब्धता हो गई है उसको कम करता है। फिर उसके बाद दूष्य, नेक्स्ट हम देखते हैं दोष और दूष्य का विचार, ठीक है। तो इसमें जो दोष रहता है वो वात प्रधान होता है और नॉर्मली ये वात का दोष से होती है, ठीक है। फिर प्रभावित संरचनाएं देखें तो मज्जा धातु, स्नायु, कंडरा और अस्थि में ये होती है। स्त्रोतस इसमें मज्जा व स्त्रोतस और मांस व स्त्रोतस इन्वॉल्व होते हैं। संप्राप्ति इसमें क्या होता है, प्रकोपित वात के कारण मार्ग अवरोध और रुक्षता, जिससे कटी स्नायु में शूल होने लगता है। इसमें क्या होता है कि वात जो है वो प्रकोपित हो जाती है, जिससे मार्ग अवरोध हो जाता है, ठीक है। शरीर में रुक्षता आ जाती है, जिससे कटी स्नायु शूल होने लगता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गृहदृषि में हम स्वेदन कर्म कैसे कराते हैं, ठीक है। तो स्तंभन, शूल और स्पंदन को दूर करने के लिए स्वेदन कर्म कराते हैं गृहदृषि में, ठीक है। स्त्रोतसों का शोधन कराने के लिए करते हैं, और परिसंचरण मतलब जो भी ब्लड सर्कुलेशन है और नर्व इम्पल्स का सर्कुलेशन जो अच्छे से नहीं हो पा रहा है उसको सही करने के लिए तंत्रिका स्पीडन को कम करता है, ठीक है। प्रकोपित वात का शमन करता है। फिर उसके बाद इसका पूर्व कर्म होता है, कटी, स्फिक, नितंब और उरु जांग पर वात का शामक तेलों से अभ्यंग करते हैं, स्थानिक अभ्यंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गृहदृषि में स्वेदन के प्रकार, जैसे नाड़ी स्वेद करा सकते हैं कटी और पैर में वाष्प स्वेद, ठीक है। पत्र पिंड स्वेद करा सकते हैं, बालू का स्वेद, प्रस्तर स्वेद, उपनाह स्वेद, वाष्प स्वेद और कटिबस्ती। तो ये सारे स्वेद का हम उपयोग कर सकते हैं गृहदृषि की चिकित्सा के लिए, ठीक है। फिर इसकी अवधि होती है 7 से 14 दिन, 15 से 30 मिनट तक इसको किया जाता है। इसमें निषेध होता है, पित्त प्रधान, ज्वर या आम के लक्षणों के साथ शोध की अवस्था वालों को हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। फिर इसका हम शास्त्रीय संदर्भ देखें, चरक संहिता में 28 स्थान पर बताया गया है। व्याधि के लिए स्नेहन, स्वेदन और बस्ती बताई गई है, ठीक है, गृहदृषि में।
नेक्स्ट व्याधि हम देखते हैं आमवात, ये लास्ट है, ठीक है। इसमें स्वेदन कर्म किस तरीके से करते हैं। आमवात में आम और वात दोष मिलकर संधियों में रुकावट, सूजन और वेदना उत्पन्न करते हैं। आमवात में स्वेदन के सिद्धांत शुद्ध वात विकार से विभिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें आम शामिल होता है और इसके लिए स्वेदन के प्रकार और समय के सावधानी पूर्वक चयन की आवश्यकता होती है। आमवात में क्या होता है, आम और वात दोनों दोष मिलकर संधियों में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर रुकावट उत्पन्न करते हैं, उसमें सूजन करते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है आम भी है और उसमें वात भी है, ठीक है। आम वात में क्या होता है कि स्वेदन का सिद्धांत शुद्ध वात विकारों से अलग होता है, क्योंकि इसमें आम भी शामिल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए स्वेदन के प्रकार और समय की सावधानी पूर्वक चयन आवश्यकता होती है। दोष और दूष्य देखते हैं। प्रधान दोष इसमें आम वात होती है। दूष्य रस रक्त स्नायु संधि और स्थान इसका होता है संधियां, विशेषता उंगलियां, हाथ पैर, जानु आदि, मतलब नी जॉइंट हो गया, हाथ पैर, उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं वहां पर, ठीक है। स्त्रोतस, आमाशय, रस्व स्त्रोतस और अस्थिव स्त्रोतस इन्वॉल्व होते हैं। इसके लक्षण जोड़ों का शूल, जकड़न, शोथ, गुरुता, भूख न लगना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। फिर आम वात में स्वेदन कर्म का महत्व देख लेते हैं। वात और आम दोनों का शमन करता है। आम वात में आम और वात दोनों मिलकर संधियों को अवरुद्ध करते हैं। स्वेदन इन दोनों को पिघलाकर निष्कासित कर देता है, मतलब शरीर से बाहर निकाल देता है। संधियों में जकड़न में कमी आ जाती है, वेदना का शमन हो जाता है, शोथ में शमन, रक्त संचार और पोषण में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर इसका पूर्व कर्म, स्वेदन से पहले आम को पचाने के लिए दीपन पाचन अनिवार्य होता है। प्रारंभिक अवस्था में आम की उपस्थिति के कारण अभ्यंग नहीं करना चाहिए, स्नेह स्नेह स्थिति को बढ़ा सकता है। क्या होता है कि जब व्यक्ति को आम रहता है तो उस टाइम पे हमें उसका अभ्यंग नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें आम की चिकित्सा करनी चाहिए। आम की चिकित्सा हम ऐसे कर सकते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देकर हम आम की चिकित्सा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि पाचन अच्छे से होगा। उसके बाद हमें जो है अभ्यंग करना चाहिए, फिर स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए, ठीक है। फिर आम वात में स्वेदन के प्रकार, रूक्ष स्वेदन करना चाहिए, बालू का स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद, परिषेक, धान्य अम्ल, ठीक है। फिर जो द्रव्य है इनसे हमें स्वेदन करना चाहिए, जैसे रसना आदि, दशमूल, बचा, मुस्ता, देवदारू, शुंठी, गुरुचि, बालू का सेंधा, नमक, कुलथ, चूर्ण, ठीक है। इसकी अवधि होती है 7 से 14 दिन, 15 से 30 मिनट तक, ठीक है। शास्त्रीय संदर्भ देखें तो चक्रदत्त ने कहा लंघन, दीपन, स्वेदन प्राथमिक चिकित्सा है इसकी। फिर उसके चरक संहिता में 28वें वात व्याधि में बताया गया, आम के साथ वात में रूक्ष स्वेदन किया जाता है। अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान प्रारंभिक रूक्ष स्वेद, जीर्ण अवस्था, स्निग्ध स्वेद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वेदन कारमुकता, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। मतलब जब हम बॉडी में स्वेदन करते हैं, किसी भी व्यक्ति की बॉडी में जब हम स्वेदन करते हैं तो उस टाइम पर उसकी किस तरीके से वो कार्य करता है स्वेदन, मतलब उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। स्वेदन कारमुकता जो है वो हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है स्वेदन कर्म में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्वेटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्वेदन करते हैं तो उससे स्वेद उत्पन्न होता है, मतलब पसीना आता है, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेटिंग, ठीक है। तो स्वेटिंग का मैकेनिज्म होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। जब भी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कोई भी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल सेंटर होता है। फिर द हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करेगा थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं आर स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। फिर क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ये स्टिमुलेट हो जाते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस ने सिग्नल सेंड किया है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। क्या होगा कि एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में, उनको सिग्नल मिल गया, फिर उसके बाद वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है उसने सिग्नल सेंड किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, जिसने एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर दिया। फिर स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट। फिर ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये स्वेट प्रोड्यूस करने लगे, मेनली वाटर, सॉल्ट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया स्वेट में प्रेजेंट होता है। फिर स्वेट रीचेस द स्किन सरफेस, और फिर जो स्वेट है वो स्किन सरफेस तक पहुंच गया। As the sweat evaporates, it remove heat from the body, causing the cooling and helping maintain normal body temperature। क्या हो रहा था कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो उससे क्या होगा कि जो ये स्वेट ग्लैंड्स हैं ये जो है स्किन तक पहुंचेंगे, और फिर वहाँ से जो ये स्वेट है वो एवापोरेट हो जाएगा, और एवापोरेशन की वजह से हीट जो है बॉडी से रिमूव होने लगेगी और बॉडी को कूलिंग सेंसेशन होने लगेगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्वेटिंग के थ्रू बॉडी टेम्परेचर हमारा हाइपोथैलेमस मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, 2 टाइप्स के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, जो मोस्ट कॉमन स्वेट ग्लैंड होता है, और ये फाउंड होता है ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में होता है ये, स्पेशली इन पाम्स, सोल्स, फोरहेड और एक्सेल। ओपन डायरेक्टली इनटू द स्किन सरफेस, और ये डायरेक्टली स्किन सरफेस पे ओपन होता है। सीक्रेट वाटरी स्वेट, और ये वाटरी स्वेट बनाता है। इसका मेन फंक्शन होता है थर्मोरेगुलेशन, मतलब बॉडी को कूल करना। कि कभी भी अगर बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है या बॉडी गर्म हो रही है तो उसको कूल करने का काम करता है ये ग्लैंड, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हम थर्मोरेगुलेशन
रेगुलेशन करता है ये। फिर एपोक्राइन ग्लैंड होता है, दूसरा ग्लैंड है एपोक्राइन ग्लैंड। ये कहाँ पे मिलता है? ये एक्जिला में मिलता है, मतलब आर्मपिट्स में मिलता है, एरियोला में मिलता है और एनो जेनाइटल रीजन में ये मिलता है। ओपन इनटू हेयर फॉलिकल्स, ये हेयर फॉलिकल्स में ओपन होता है। सिक्रीट अ थिक प्रोटीन एंड लिपिड रिच फ्लूइड। बैक्टीरियल ब्रेकडाउन ऑफ दिस सिक्रीशन कॉज बॉडी ओडोर, मेन फंक्शन इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड स्वेटिंग एंड सेंट सिक्रीशन। तो इसमें क्या होता है? ये बैक्टीरियल ब्रेकडाउन ऑफ दिस सिक्रीशन कॉजेज ब्लड बॉडी ओडोर। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसके सिक्रीशन में बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में से जो है ओडोर आने लगती है, स्मेल आने लगती है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड स्वेटिंग होता है, ठीक है, और इसका सिक्रीशन तभी होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी। इसकी एनाटॉमी क्या होती है स्वेट ग्लैंड्स की? स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं सिंपली कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, में एक्सटेंड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यूज, और डर्मिस से होते हुए ये एक्सटेंड करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज तक, मतलब हमारी स्किन के टिश्यूज तक। ईच ग्लैंड हैज़ टू पार्ट्स, इसके हर ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिक्रेटरी पोर्शन और दूसरा होता है डक्ट। इसका जो सिक्रेटरी पोर्शन होता है वो कॉइल्ड पार्ट होता है और जो स्वेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो डक्ट होता है वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्वेट को कैरी करता है टू द स्किन सरफेस तक, ठीक है। एक्राइन ग्लैंड्स इनटू द हेयर फॉलिकल्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स। अगर एक्राइन ग्लैंड है तो वो स्किन तक लेके जाएगा स्वेट को, और अगर एपोक्राइन ग्लैंड है तो वो हेयर फॉलिकल्स तक लेके जाएगा स्वेट, एज अ स्वेट, ठीक है। फिर जो इसका सिक्रीटरी पार्ट होता है वो सराउंडेड रहता है बाय मायो एपिथेलियल सेल्स विच कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प एक्सपेल स्वेट। तो जो ये मायो एपिथेलियल सेल्स रहती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्वेट को बाहर निकालती है, एक्सपेल करती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्वेट ग्लैंड जो है सप्लाइड होते हैं बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्राइन स्वेटिंग देख लेते हैं कि एक्राइन ग्लैंड के थ्रू कैसे किस तरीके से स्वेटिंग होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। राइज इन बॉडी टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने देखा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। द हाइपोथैलेमस एक्टिवेट सिंपैथेटिक कोलियोनर्जिक नर्व फाइबर्स। हाइपोथैलेमस ने सिंपैथेटिक कोलियोनर्जिक नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट कर दिया। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड एंड स्टिमुलेट द एक्राइन ग्लैंड्स। फिर उसमें से सिंपैथेटिक जो नर्व फाइबर्स हैं यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और जिसने एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर दिया। फिर द ग्लैंड सिक्रीट वाटरी स्वेट इनटू द स्किन सरफेस। और फिर ये जो ग्लैंड है एक्राइन ग्लैंड ये वाटरी स्वेट प्रोड्यूस करेगा, स्किन सरफेस पर भेज देगा उसको। फिर एवापोरेशन हो जाएगा, स्वेट रिमूव हो जाएगा, हीट फ्रॉम द बॉडी। फिर स्वेट जो है उसका एवापोरेशन होने लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी की जो हीट है वो रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आएगा बॉडी में, जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन देख लेते हैं। चेंज इन बॉडी टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय थर्मोरिसेप्टर्स इन द स्किन एंड हाइपोथैलेमस। ये भी वही है कि बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा तो जो स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हाइपोथैलेमस को बता देंगे। फिर हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। वो क्या करेगा? इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी हो रही है बॉडी में, तो वो वैसोडाइलेशन ऑफ द स्किन ब्लड वेसल्स एंड स्वेटिंग इंक्रीज हीट लॉस। फिर वो क्या करेगा कि स्किन में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनका वैसोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से स्वेटिंग जो है और ज़्यादा होने लगेगी और हीट लॉस होने लगेगा। मतलब स्वेटिंग से क्या होता है कि हीट लॉस होता है, ठीक है। इफ़ द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज, अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो भी पर्सन उसको ठंड लग रही है तो क्या होगा कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन करने लगेगी बॉडी, जिसकी वजह से शिवरिंग, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस्ड हीट लॉस और प्रोड्यूस हीट, जिसकी वजह से क्या होगा कि कम से कम हीट लॉस होने लगेगा, बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करने लगेगी, शिवरिंग होने लगेगी जिससे कि हीट प्रोड्यूस होने लगे, और मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस मतलब और ज़्यादा अमाउंट में हीट होने लगेगी बॉडी। दीज रिस्पॉन्सेज रीस्टोर द बॉडी टेम्परेचर टू अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। यही सारी कंडीशंस के चलते थर्मोरेगुलेशन, अगर हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन हो रहा है कंटिन्यूसली तो उसी की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 होता है कंप्लीट। स्वेदन कर्म का चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।